यूपीपीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीपीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण होता है? तो जो तालाब की तली होती है, सरफेस एरिया जो सरफेस होता है, वह जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है। इस वह जो है किस रीजन की वजह से ऐसा दिखाई देता है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश की व्यतिकरण, सेकेंड है प्रकाश का परावर्तन, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य, सेकेंड है आवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है चाल एंड लास्ट ऑप्शन है आयाम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आवृत्ति। जो होता है, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, वह क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः जो है योम, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पे जो दिया है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः जो है 4/3 योम जो है 5/3 दिए गए हैं। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? ये थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, फिर से सुन लीजिए, वायु के सापेक्ष जो जल और कांच का अपवर्तनांक दिया है वह 4/3 दिया है, और जो है योम कितना दिया है, 5/3। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1/3, सेकेंड है 4/5, थर्ड ऑप्शन है 5/4 एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है 20/9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 5/4। कितना होगा? कांच का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वह 5/4 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, जब एक वर्णीय प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा अभिलाक्षणी गुण नहीं बदलता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकेंड है तीव्रता, थर्ड ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है आवृत्ति। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, आवृत्ति क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः कितने दिए? 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा, कांच और जल के अपवर्तनांक, मतलब कि ग्लास और जल के अपवर्तनांक जो है एयर के संबंध में कितना दिया है यहाँ पे? 3/2 तथा 4/3। तो कांच का जो है अपवर्तनांक जल के संबंध में क्या होगा, मतलब कि जो ग्लास का होगा वह किसके, वाटर के जो है उसमें क्या होगा? तो पूछा 8/9, सेकेंड है 9/8, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया 7/6 एंड लास्ट ऑप्शन है 12/68। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, 9/8 होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एक वर्णीय प्रकाश वायु से अपवर्तनांक में अपवर्तित होता है, आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंगदैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1:1, सेकेंड है 1:n, थर्ड ऑप्शन है n/1 एंड लास्ट ऑप्शन है n-2 का होल अपान 1। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का n/1। क्या होगा? n/1। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है 45 अंश, थर्ड ऑप्शन है 90 अंश एंड लास्ट ऑप्शन है 180 अंश। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे जो क्रांतिक कोण होगा तो वह जो है 90 अंश होगा। यहाँ पे सेल्सियस नहीं होगा, 90 अंश होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण हो, कांच क्या है, वायु का क्रांतिक कोण हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है साइन थीटा। तो आप लोगों को थीटा पता होगा, थीटा ऐसे कुछ सिंबल होता है।
सेकेंड ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है कॉसेक थीटा, लास्ट ऑप्शन है 1/sin² थीटा का होल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगला प्रश्न है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है तो माध्यम से प्रकाश का वेग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, एंड लास्ट ऑप्शन है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो है क्रिटिकल एंगल वह 30 अंश है, तो माध्यम से प्रकाश का वेग क्या होगा? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है किसमें? फर्स्ट ऑप्शन है वायु से जल में, सेकेंड है जल से कांच में, थर्ड ऑप्शन है वायु से कांच में, एंड लास्ट ऑप्शन है कांच से जल में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब संभव होता है जब प्रकाश जो है कांच से जल में जाता है, किससे? ग्लास से जाता है, किसमें? वाटर में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण जो क्रिटिकल एंगल है वह जो न्यूनतम होता है, लोवेस्ट होता है। क्या होता है? लोवेस्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन है हरा, सेकेंड है लाल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया है पीला, एंड लास्ट ऑप्शन है बैगनी। तो कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के जो है किस रंग के लिए जो क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है वह बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से 2 गुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 20 अंश से बड़ा, यहाँ पे जो डिग्री लिखा हुआ है या जो है क्या अंश, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर पे लगा रहता है 20 अंश, तो 20 अंश से बड़ा। सेकेंड ऑप्शन है 30 अंश से बड़ा, थर्ड ऑप्शन है 45 अंश से बड़ा, एंड लास्ट ऑप्शन है 60 अंश से बड़ा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला। क्या हो जाएगा? 30, जो 30 अंश है उससे बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा, इंक्रीज, मतलब कि बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण सी क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 30 अंश, सेकेंड है 45 अंश, थर्ड ऑप्शन है 60 एंगल, एंड लास्ट ऑप्शन 90 एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला 30 अंश। क्या हो जाएगा? 30 अंश होना चाहिए, मतलब कि 30 अंश होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट मतलब कि समीप में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण क्षमता, सेकेंड ऑप्शन है आवर्धन क्षमता, थर्ड ऑप्शन है विभेदन क्षमता, एंड लास्ट ऑप्शन है डायोप्टर। तो अगर पूछा जाए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है पावर का, तो डायोप्टर, उसे डायोप्टर जिसे डी से डिनोट किया जाता है डायोप्टर। बट यहाँ पे पूछा क्या है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो समीप रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लैम्डा, आप लोगों ने लैम्डा का ऐसे सिंबल देखा होगा लैम्डा का, यदि लैम्डा परिक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है तथा डी दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास है तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा डी, सेकेंड 1/लैम्डा डी का होल, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे दिया है d/लैम्डा, एंड लास्ट ऑप्शन है 1.22 लैम्डा अपान डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऐसे हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपान डी।
यही वाला आंसर हो जाएगा, जो कि डी वाला आंसर है, ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, हीरा झिलमिलाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, सेकेंड है इसका अपवर्तनांक नीचा होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है यह किसी भी रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, एंड लास्ट ऑप्शन है इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का बहुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हीरा चमकता या झिलमिलाता इसलिए क्योंकि इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का बहुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, जल के भीतर एक तैराक जल की सतह से आकाश की ओर देखता है। आकाश दिन के प्रकाश में चमकीला है, वह देखता है। आकाश दिन के प्रकाश में चमकीला है तो वह क्या देखता है? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ नहीं, केवल अंधेरा। सेकेंड है जल की पूरी ऊपरी सतह चमकीली। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है अपने सिर के ठीक ऊपर एक छोटा सा प्रदीप्त धब्बा, जिसका कोणीय आकार तैराक की जल में गहराई पर निर्भर करता है। एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है अपने सिर के ठीक ऊपर एक छोटा सा प्रदीप्त धब्बा, जिसका कोणीय आकार तैराक की जल में गहराई पर निर्भर नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, वह जो है अपने सिर के ठीक ऊपर एक छोटा सा प्रदीप्त धब्बा देखेगा, जिसका कोणीय आकार जो है तैराक की जल में गहराई पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, जो विभेदन क्षमता है वह किस पर निर्भर करती है, डिपेंड होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नेत्रिका की फोकस दूरी एवं उसके द्वारक पर। थर्ड ऑप्शन है नेत्रिका एवं अपदृश्यक की फोकस दूरियों पर। थर्ड ऑप्शन है नेत्रिका एवं अपदृश्यक के द्वारकों पर। एंड लास्ट ऑप्शन है वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो है वह वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, जब सूक्ष्मदर्शी में वस्तु तथा अपदृश्यक के बीच की दूरी को जल से भर दिया जाता है तो विभेदन क्षमता क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकेंड है घटती है, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है घट अथवा बढ़ सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, वह क्या होता है घटती है, मतलब कि जो है डिक्रीज हो जाता है, घटती है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभवांतर 20 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट कर दिया जाता है तो इसकी विभेदन क्षमता हो जाएगी कितनी गुनी? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 2 गुनी, सेकेंड है 4 गुनी, थर्ड ऑप्शन है आधी, एंड लास्ट ऑप्शन है 1/4। तो इसकी विभेदन क्षमता जो है वह 2 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? डबल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 5 गुनी, सेकेंड है 50 गुनी, थर्ड ऑप्शन है 500 गुनी, एंड लास्ट ऑप्शन है 5000 गुनी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 5000 गुनी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिदृश्यक की फोकस दूरी पर, सेकेंड है नेत्रिका की फोकस दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है दूरदर्शी की लंबाई पर, एंड लास्ट ऑप्शन है अभिदृश्यक के द्वारक पर। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है वह अभिदृश्यक के द्वारक पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल दोगुना कर दें तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दें, तब फ्रिंज होता है की चौड़ाई क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वही रहेगा, सेकेंड है 2 गुना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगा, एंड लास्ट ऑप्शन है आधी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला वही रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि यंग के द्वि स्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दे रहे हैं तो फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाती है कितना गुना? फर्स्ट ऑप्शन है 1/3 गुना, सेकेंड है 1/9 गुना, थर्ड ऑप्शन है 3 गुना, एंड लास्ट ऑप्शन है 9 गुना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, 1/3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच अंतराल आधा कर दिया जाए
तब नियत तरंगदैर्ध्य तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी के लिए क्या होगा। जो यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग है उसमें हम स्लिटों के बीच की अंतराल को क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। तब नियत तरंगदैर्ध्य तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी के लिए क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिंज की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी, सेकेंड है फ्रिंज की चौड़ाई आधी रह जाएगी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है फ्रिंज की चौड़ाई ना बढ़ेगी ना घटेगी, एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रिंज की चौड़ाई बढ़कर स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, फ्रिंज की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे, यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश के लैंप से बदल दिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिंज जो होगा वह चमकीली हो जाएगी, सेकेंड है फ्रिंज हल्की पड़ जाएगी, एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, लास्ट ऑप्शन है फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। यदि यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में हम सोडियम लैंप को नीले प्रकाश के लैंप से बदल दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो जो है फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग संबंधी संपूर्ण उपकरण एक पारदर्शी बक्से में बंद है। यदि बक्सा निर्वातित कर दिया जा रहा है, मतलब कि बक्से में किसी भी प्रकार का कोई एयर रहने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिंज जो होगा वह अदृश्य हो जाएगी, सेकेंड है फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, थर्ड ऑप्शन है फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर हम उसमें जो बॉक्स है इसमें से अगर हम सभी एयर को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी तरंगों में, सेकेंड ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, थर्ड इज केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, एंड लास्ट इज केवल अप्रगामी तरंगों में। तो जो व्यतिकरण की घटना होती है वह सभी प्रकार के तरंगों में होती है। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, व्यतिकरण की घटना का क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कलांतर, सेकेंड इज आयाम परिवर्तन, थर्ड इज वेग परिवर्तन, एंड लास्ट इज तीव्रता। तो व्यतिकरण की घटना का जो मेन रीजन होता है वह जो है कलांतर होता है, क्या होता है, फेज होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है जो कि सेशन का लास्ट प्रश्न है, एक ही आयाम तथा समान तरंगदैर्ध्य की दो तरंगें विभिन्न कलाओं से अध्यारोपित की जाती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जबकि उनके बीच कलांतर कितना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शून्य, सेकेंड है पाई अपान 2, थर्ड ऑप्शन है पाई, एंड लास्ट ऑप्शन है 3 पाई अपान 2। तो जब उनके बीच कलांतर शून्य होगा तब उनके परिणामी तरंगों का आयाम जो होगा वह अधिकतम होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, शून्य। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पल्स नीट एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।